हेलो क्लास, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टर्न पर आप लोगों ने टॉपिक में कवर किया है और आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इट मीन्स कंसंट्रेशन यूनिट्स को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ामिनेशन पर्पस से। और ये क्लास 11th में यदि आप पढ़ लेंगे तो सेकेंड ईयर और आगे नीट के एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आइए देखते हैं। देखिए, जो हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री का आज मेन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक आपका है नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। पहले इस पर डिस्कस करेंगे। आखिर ये तीनों है क्या? ये तीनों कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। जिस तरीके से लेबोरेटरी में आप गए होंगे तो देखा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इन सबको हम लोग केजी में नहीं मीज़र करते। इन सबको मीज़र करने के लिए वहाँ पर एक स्टैंडर्ड यूनिट तैयार की गई है, तो हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन या मोलल सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी यह जो है कंसंट्रेशन यूनिट है और इसे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो आइए देखिए, नॉर्मेलिटी क्या है। जब कभी भी नॉर्मेलिटी का जिक्र होता है तो हम लोग बोलते हैं द नंबर ऑफ ग्राम equivalent weight of solute dissolved in 1000 ml of solution। ठीक, जब मोलैरिटी की हम बात करेंगे, पहले तीनों बातें समझ लीजिए कि ये कहते क्या हैं। जब मोलैरिटी की बात की जाती है तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक टर्म आपके सामने और बताया गया आज जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं। यह क्या है? द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। आखिर तीनों में अंतर क्या है? जो नॉर्मेलिटी है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करती है, मोलैरिटी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है और मोलैलिटी भी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करती है। एक बात और, नॉर्मेलिटी 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन पर है, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन पे मोलैरिटी भी है, लेकिन 1000 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट पर मोलैलिटी। यानी कहना क्या चाहते हैं, वॉल्यूम का जिक्र नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में किया जाता है, लेकिन मोलैलिटी के अंदर आप इसका इंक्लूज़न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोलैलिटी सॉल्वेंट और सॉल्यूट पर डिपेंड करती है और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सॉल्यूट और सॉल्यूशन के वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। ज़रा यह कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए। देखिए, मान लीजिए यह कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ये सॉल्वेंट लिया, यूनिवर्सल सॉल्वेंट आपके पास वाटर है। इस वाटर में आपने मान लीजिए सुक्रोज़ ऐड किया। जब सुक्रोज़ आप ऐड करेंगे तो जिसको ऐड किया जाता है वह सॉल्यूट होता है और जिसके अंदर ऐड करेंगे वो सॉल्वेंट है। कुल मिला के बनेगा क्या? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो हमें इस बात के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम लोग जो एग्जामिनेशन में परेशान हो जाते हैं कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है और सॉल्यूशन क्या कहा जा रहा है। तो सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस अमाउंट में है और सॉल्यूट
लेस अमाउंट में है। आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि जिसे ऐड करते हैं वो सॉल्यूट होता है और जिसके अंदर ऐड किया जाता है वो सॉल्वेंट होता है, जो तैयार हुआ वो सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए न्यूमेरिकल को हैंडल करना है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इस पे हमारे पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आएगा। तो न्यूमेरिकल को करने के लिए आप ये ध्यान रखिए, इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्या है फार्मूला। फार्मूला नंबर 1, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू n इंटू वी अपॉन 1000। नंबर 2, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन 1000। एक फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। ये 3 फार्मूले अगर आपके तैयार हैं तो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के क्वेश्चन को आप कवर कर ले जाएंगे। अब देखिए, जब नॉर्मेलिटी होती है तो इक्विवेलेंट वेट होता है और जो मोलैरिटी होती है तब मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये इक्विवेलेंट वेट निकलेगा कैसे। देखिए, आप सब ने कभी क्लास में, लास्ट क्लास में जो आप पास आउट होकर के आ रहे हैं वहाँ पे आपने RMM निकाला होगा। RMM क्या है? RMM है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसे ही आप मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी कहते थे, है ना। तो आप जो ये मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट का जो फार्मूला होता है वो मॉलिक्यूलर वेट पर से ही आया है और वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, OR और बेसिसिटी। अब समझिए ये क्या चीज़ है। जो एसिड्स होते हैं उनकी बेसिसिटी होती है और जो बेस होते हैं उनकी एसिडिटी होती है, उनकी एसिडिटी होती है। तो आपको याद होगा जब हमें कभी भी एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर हमें एल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं जिससे हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो वही चीज़ है, एसिड को रिमूव कौन करता है? बेसिक नेचर वाला। तो बेसिसिटी, जैसे एक एग्जांपल से आपको समझा दें, HCl है, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 1 है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 1। बेस मान लीजिए हम NaOH ले रहे हैं तो इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी? 1। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है और बेस के लिए आप क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन देखा जाएगा। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए H2SO4 एसिड है तो बेसिसिटी कितनी होगी इसकी? 2। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसकी कितनी होगी? 2। ऐसे ही H3PO4 कितनी हो जाएगी इसकी? 3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस 2 हो जाएगी। MgOH का होल ट्वाइस कितनी हो गई? 2। AlOH का होल थ्राइस कितनी हो गई? 3। देखिए तो एसिड बेस था, आप पहचान लिए। मान लीजिए कोई सॉल्ट होता तो सॉल्ट में ना तो हाइड्रोजन होता है और ना ही हाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए हम लोग कैटायन चेक कर लेते हैं या एनायन चेक कर लेते हैं। जैसे आप देखिए NaCl का अगर निकालना होगा तो आपको सबको याद होगा Na+ होता है और Cl-, ओनली 1। अगर मान लीजिए Na2CO3 होता तो 2Na+, CO3 2-, ऐसे ब्रेक होता तो 2 है तो हम 2 लिख देंगे। तो एसिड के लिए बेसिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बेस के लिए एसिडिटी डिपेंडिंग अपॉन द रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, सॉल्ट के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसमें कितने कैटायन हैं और कितने एनायन हैं, उसके बेसिस पे हम लोग उसे रख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये न्यूमेरिकल में ये सारे पॉइंट्स आएंगे और इसको आप इस तरीके से कवर करेंगे। अब आइए एक जो न्यूमेरिकल देख लिया जाए जिससे थोड़े डाउट क्लियर हो जाएंगे।
तो ये नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के सारे फॉर्मूले को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन जैसे ये है कि 14.9 ग्राम Na2CO3 dissolved in 250 ml of solution, find out its मोलैरिटी। ठीक है, तीनों क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो वेट कितना दिया गया है भाई, सॉल्यूट जिसको ऐड करते हैं वो सॉल्यूट है, वो आपके पास क्वेश्चन में दिया गया 14.9 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया गया है 250 ml। निकालना क्या है आपको निकालना है मोलैरिटी M, और कंपाउंड कौन सा है Na2CO3। आप देखिए मोलैरिटी का कनेक्शन अभी मैंने बताया, जस्ट 1 मिनट हो रहा होगा कि मोलैरिटी को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लीजिए 2 × 23 + 12 + 3 × 16। जब आप सॉल्व करेंगे तो 106 आएगा, है ना। एटॉमिक वेट रखे जाते हैं यहाँ पर, तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू m × v/1000। वेट कितना दिया गया है आपको 14.9, मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया 106 निकाला आपने, वॉल्यूम 250 डिवाइड बाय 1000। m यहाँ से निकाल लेंगे आप 14.9 × 1000 अपॉन 106 मल्टीप्लाई बाई 250, जो भी आएगा। कोई यूनिट यहाँ पे नहीं लिखी जाएगी। आंसर के लिखने का तरीका क्या है, जो भी आंसर आता है m, क्योंकि आपने मोलैरिटी निकाली है तो कैपिटल M, और उस कंपाउंड का नाम Na2CO3, दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। और इसके लिए कोई यूनिट वगैरह प्रेस्क्राइब नहीं की जाएगी, इस तरीके से आप क्वेश्चन लिख देंगे। ध्यान यह रखेंगे स्मॉल m नहीं बना देंगे, कैपिटल M, क्योंकि स्मॉल m मोलैरिटी को शो कर देता है इसलिए। देखिए ये तो मोलैरिटी का क्वेश्चन था। जैसे मान लीजिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी कहा जाए निकालने को, तो आप कैसे करेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन आपके सामने कहा गया 15.6 ग्राम KCl dissolved in 500 ml of solution। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। फाइंड आउट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे कीजिएगा, आपको वेट कितना दिया गया है 15.6, कंपाउंड KCl, तो आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए पहले 39.9 + 35.5। ये वैल्यूज़ आपको याद होती है, नहीं याद है तैयार कर लीजिए। और वॉल्यूम कितना दिया गया है 500 ml, तो फॉर्मूला लगा दीजिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है, तो वो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट निकालें इज इक्वल टू फॉर्मूले में n × v/1000। वेट कितना है 15.6। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको बताया था मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अब यहाँ पर सॉल्ट है तो सॉल्ट आयोनाइज हो जाएगा, 1 में हुआ है तो 1 ही लिख देंगे, 1 कैटायन लिखिए चाहे 1 एनायन का लिखिए। तो जो मॉलिक्यूलर वेट है 1 से डिवाइड करेंगे वही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो जो वैल्यू आएगी वो आप रख दीजिए, नॉर्मेलिटी आप निकाल चुके होंगे, निकालना है, और वॉल्यूम की वैल्यू आपको गिवन है 500 डिवाइडेड बाय 1000। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्लास, सॉल्व कर लीजिएगा, ये नॉर्मेलिटी आ जाएगी। आंसर के रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जो वैल्यू आएगी उतने n और KCl। इस तरीके से आप इस नॉर्मेलिटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब मोलैलिटी क्वेश्चन में क्या होता है, मोलैलिटी के क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं गिवन होता।
मोलैलिटी वॉल्यूम फ्री है, वहाँ पे सॉल्यूट के वेट और सॉल्वेंट के वेट दोनों का जिक्र क्वेश्चन में होता है, तब आपको उस कंपाउंड की मोलैलिटी फाइंड आउट करनी होती है और आप उसको सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे क्वेश्चन आ गया कि 5.35 ग्राम ग्लूकोज dissolved in 250 grams of solvent. Find out, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। फिर बता दें, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या मोलैलिटी कोई नई चीज़ नहीं है। आप जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं किलो में मिलता होगा, तो लेबोरेटरी के अंदर क्या है, सॉल्यूशंस रखे होंगे ग्लूकोज का, सुक्रोज का, एक्सेट्रा। तो उस सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए कुछ स्ट्रेंथ है, एक पैमाना है, एक मेज़र है, उसके लिए हम लोग नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी का जिक्र करते हैं। अब देखिए वेट, अब ग्लूकोज को आप ऐड कर रहे हैं, किस में ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट में। तो यहाँ दो बातें आ गई, एक वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया और एक वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। तो सॉल्यूट का वेट कितना है 5.35 और सॉल्वेंट का वेट कितना है 250। आपको निकालना क्या है, मोलैलिटी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आप ग्लूकोज का फार्मूला पता इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैलिटी इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय 1000। तो आपको मॉलिक्यूलर वेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्लूकोज का फार्मूला अक्सर आप लोग को याद रहता है, और नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ, C6H12O6। क्या करना है, 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 1, इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 6 = 72, 12 और 6 108 ग्राम आ जाएगा। सॉल्यूट का वेट कितना है 5.35, मॉलिक्यूलर वेट कितना है 108, मोलैलिटी आपको निकालनी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया है 250/1000। कुछ भी करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। जो भी आंसर आता है उतने मोलल, चाहे स्मॉल m लिख दीजिएगा, और ग्लूकोज है तो ग्लूकोज लिख दीजिए। ये आंसर के रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है क्वेश्चंस पर, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात की है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात और जाते जाते क्लास में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको नॉर्मेलिटी दी गई है तो क्लास आप मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, और अगर मोलैरिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे। यानी नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी में कन्वर्जन और मोलैरिटी का नॉर्मेलिटी में कन्वर्जन कैसे होता है, उसके लिए बहुत छोटा सा फार्मूला है जो आज ही के लेक्चर से निकल करके आया है। जैसे क्या हम कह रहे हैं, एक फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इज इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ N/5 H2SO4। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है 1/5, और कंपाउंड कौन सा है H2SO4। आप सब जानते हैं ये एसिड है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी इक्वल टू एसिडिटी और बेसिसिटी। तो जो एसिड होते हैं उनकी क्या होती है, बेसिसिटी। तो नॉर्मेलिटी कितना है 1/5 अपॉन m, बेसिसिटी। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने होंगे, आप इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 2H+ और सल्फेट 2- आता है इज इक्वल टू 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m = 1/5, दिस इम्प्लाइज दैट m = 1/10। तो आंसर कैसे लिखेंगे आप, m/10 H2SO। इस तरीके से नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में।
कभी कभी डाइल्यूशन फार्मूले पर भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, और वो डाइल्यूशन फार्मूला हम यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं जो कभी आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। N1V1 इक्वल टू N2V2 या M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू, ये दो फार्मूले हैं। जब दो सॉल्यूशन डाइल्यूट किए जाते हैं तो आपको दो नॉर्मेलिटी और एक वॉल्यूम गिवन होता है, तो आप तीसरा वॉल्यूम निकाल लेंगे आराम से, है ना क्लास। तो आज की क्लास जो आपने पढ़ी है वो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी पर बेस है, और लास्ट में हमने नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का कन्वर्जन भी आपको बताया। और इस कन्वर्जन में ये ध्यान रखना है कि कैसे कंपाउंड एसिडिटी में जाएगा और कैसे बेसिटी में कन्वर्ट होगा, इस चीज़ को आप बेसिकली प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिएगा। वो कंपाउंड पर ही डिपेंड करेगा कि वो कैसे हो रहा है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी बाद में बात करेंगे।